दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 9, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। और आज के इस भाग में हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव एवं तर्क वितर्क। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का पहला भाग हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार औद्योगिक क्रांति जो थी उसके विभिन्न वर्गों पर, समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो इसके शेयर होल्डर्स थे यानी इसके औद्योगिक क्रांति में जो शामिल जो लोग थे उन पर क्या असर पड़ा था। विशेष रूप से हमने बात की थी मजदूरों पर इसके क्या असर हुए थे। इसके अलावा जो औरतें और जो बच्चे थे जो कारखानों में काम करते थे, उनका जीवन जो था इससे किस प्रकार प्रभावित हुआ था, इस बात पर हमने चर्चा की थी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि उनके जीवन के ऊपर किस तरह के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे और नकारात्मक प्रभाव भी उनके ऊपर किस तरह से पड़े थे। इन पे पूरे विस्तार से हमने चर्चा की थी इसके पहले भाग में, और आज भी हम इसके कुछ प्रभाव जो है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस भाग में हम ये भी पढ़ने जा रहे हैं कि जो ये औद्योगिक क्रांति है, क्या इसे क्रांति कहना उचित है। आधुनिक इतिहासकार दोस्तों इस बात को नहीं मानते। उनका मानना है कि ये जो औद्योगिक विकास हुआ था ब्रिटेन के अंदर विशेषकर, और ये जो औद्योगिक विकास हुआ 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में, ये जो विकास था एक सतत प्रक्रिया थी। ये कोई क्रांति नहीं थी बल्कि एक सतत प्रक्रिया थी। तो आइए इन विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्ययन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, जैसे विरोध आंदोलन। एक बात हम इसमें ये भी पढ़ने जा रहे हैं, पहले एक देख लेते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या हुए। इन प्रभावों में हम शामिल करेंगे कुछ विरोध आंदोलनों को भी। यानी जब हमने पिछले भाग में देखा था कि किस प्रकार जो औरतें और बच्चे जो थे और मजदूर जो वर्ग था, वो जो कामगार वर्ग था, वो इससे किस प्रकार प्रभावित हुआ था औद्योगिक क्रांति से। और इन प्रभावों के कारण जो फैक्ट्रियों का या जो कारखानों का जिस तरह का वातावरण था, माहौल था, उसके खिलाफ जो मजदूर वर्ग था विशेषकर, उसने आंदोलन चलाया। हालांकि इन विरोध आंदोलन के लिए कई और कारण भी जिम्मेदार माने जाते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा कानून के जरिए सुधार की बात हुई। अब ये जो विरोध आंदोलन हुए, इसकी वजह से जो सरकारें थी, जो राज्य था, उसे काफ़ी हद तक इनमें सुधार करने के लिए मजबूर हुए। तो कौन कौन से कानून बनाए गए इन परिस्थितियों में सुधार करने के लिए, विशेषकर जो काम के घंटे थे और विशेषकर जो औरतें और जो बच्चे थे, उनके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति है उसके लिए तर्क वितर्क, यानी कि क्या ये औद्योगिक क्रांति थी अथवा नहीं, यानी विशेष रूप से इसे क्रांति कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विरोध आंदोलनों की। जो दोस्तों जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार जो मजदूर वर्ग था या महिलाएं थी और बच्चे थे, उनके लिए जो वातावरण हुआ करते थे, जो परिस्थितियां थी कारखानों में, वो भयावह थी, वो सकारात्मक परिस्थितियां नहीं थी। उनके लिए विपरीत परिस्थितियां वहां पर थी काम करने की। इस वजह से इन चीज़ों को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए थे। और मुख्य रूप से ये जो दौर है दोस्तों, ये है फ्रांसीसी क्रांति का दौर था। और उस फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई है, उसी समय ये जो औद्योगिक क्रांति है उसका भी प्रारंभिक वर्ष भी माने जाते हैं इस दौरान। तो ये जो विरोध आंदोलन है, तो ये विरोध आंदोलन मुख्य रूप से किससे प्रभावित है? फ्रांसीसी क्रांति से ये आंदोलन प्रभावित थे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो 3 नारे हैं फ्रांसीसी क्रांति के, उन्होंने काफ़ी हद तक इस पूरे विरोध आंदोलनों को प्रभावित किया था। और उन्होंने ये साबित कर दिया, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो आंदोलन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसने ये साबित कर दिया था कि किस प्रकार आम जनता की जो मांगें होती है उनको लेकर आंदोलन किए जा सकते हैं, और सरकारों को इस चीज़ के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वो कानून बनाए और अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाए। तो ये एक तो मुख्य कारण था कि उस समय फ्रांसीसी क्रांति से ये जो आंदोलन थे, उस समय जो आंदोलन हुए प्रभावित थे काफ़ी। अब इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो भयावह कार्य परिस्थितियां थी। हमने देखा था कि इंग्लैंड के अंदर किस तरह की परिस्थितियां उस समय थी, वो जो औरतें और बच्चे थे उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां वहाँ कारखानों में हुआ करती थी। हमने देखा था कि जो विशेषकर जो वस्त्र उद्योग था, जो कपास उद्योग था, वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी। और इसके अलावा जो इंग्लैंड में और भी जो शासन वर्ग था, वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इस वजह से ये आंदोलन शुरू हुए थे। इसके अलावा श्रमजीवी मताधिकार का आंदोलन। श्रमजीवी जो वर्ग था, यानी जो कामगार वर्ग था, वो अपनी मांगों को रखने का प्रयास कर रहा था। अब उसको अपनी मांगें रखने के लिए किसी तरह का तरीका उसके पास नहीं था, क्योंकि ना तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें रख सकता था, उनके पास किसी प्रकार का मताधिकार नहीं था। क्योंकि मताधिकार अभी तक, हम जब औद्योगिक क्रांति यहाँ हुई है उस समय तक जो श्रमजीवी लोग जो थे या जो कामगार लोग थे, उनके पास किसी प्रकार का मताधिकार नहीं था, यानी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इसलिए वो अपनी जो बात थी उसको व्यक्त करने के लिए कोई मंच उनके पास नहीं था। इसीलिए भी उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना इनके विरुद्ध अपनी मांगे रखने के लिए। इसके अलावा सरकार ने जो प्रतिक्रिया की, जब इन्होंने आंदोलन किए तो सरकार ने बड़ी इस तरह की इनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और कई इस तरह के कानून बनाए जिससे कि
और अधिक गुस्सा इन कामगार वर्ग में या श्रमजीवी जो वर्ग था उसमें अत्यधिक गुस्सा और भी व्यक्त करने का उन्होंने शुरू किया। इंग्लैंड व फ्रांस के बीच युद्धों से अर्थव्यवस्था, इसके अलावा इस समय की अगर हम बात करें, ये आंदोलनों को हवा इस बात से भी मिली क्योंकि इस समय का जो दौर था उसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहे थे। काफ़ी लंबे समय तक युद्ध इसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चल रहे थे। हम 1795 की अगर हम बात करें, 1795 से लेकर 1815 तक का जो दौर है, इसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कई युद्ध लड़े गए। इन युद्धों की वजह से दोस्तों क्या हुआ कि जो फ्रांस इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और इंग्लैंड का जो व्यापार था अन्य देशों के साथ काफ़ी कमज़ोर हो गया था क्योंकि नेपोलियन ने कई ऐसे चालें चली थी, नेपोलियन ने कई इस तरह के कोशिश की थी कि जो इंग्लैंड का जो व्यापार था अन्य यूरोपियन देशों के साथ उसने काफ़ी हद तक बंद कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में फ्रांस की बाद में हार हुई थी, नेपोलियन की हार हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड को भी काफ़ी नुकसान हुआ था और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी नीचे गिर गई थी और कई तरह की समस्याएं सामने आ गई, जैसे बेरोजगारी की समस्या थी लोगों के सामने, गरीबी काफ़ी हद तक लोगों के लिए रोटी के लिए भी काफ़ी लाले पड़ गए, गरीबी भी काफ़ी फैल गई। तो बेरोजगारी, गरीबी, इस तरह की जो या फिर आर्थिक मंदी का दौर भी इंग्लैंड के अंदर आ गया था। तो ये जो इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध है इसने भी काफ़ी हद तक इन विरोध आंदोलनों को हवा देने का काम किया था। इसके अलावा सरकार ने एक और जुड़वा अधिनियम भी लेके आई। 1795 ईस्वी में इन आंदोलनों को रोकने के लिए सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप एक अधिनियम लेके आई जिसे हम कहते हैं जुड़वा अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने क्या किया कि लोगों को भाषण तथा लेखन के माध्यम से, भाषण या लेखन द्वारा, भाषण अथवा लेखन के द्वारा लोगों को भड़काना और इसके अतिरिक्त लोगों के सभाएं करने या 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से रोक लगा दी। तो जब सरकार ने जुड़वा अधिनियम पारित किया 1795 ईस्वी में, तो उस वजह से लोगों के अंदर इस सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और लोगों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया इसके लिए। तो सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी गई और प्रदर्शनों पर भी पूरी तरह से इन अधिनियम के माध्यम से रोक लगा दी गई। अब लोगों ने जब लोगों के ऊपर इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही थी और सरकार इस तरह से प्रतिक्रिया कर रही थी, कानून बनाकर लोगों के अधिकार छीन रही थी, आंदोलन करने के अधिकार या अभिव्यक्ति के जो अधिकार थी उनको छीन रही थी सरकारें, उस समय जो पुराना भ्रष्टाचार लगातार उसके विरुद्ध लोग आंदोलन कर रहे थे। पुराना भ्रष्टाचार से हमारा मतलब यहाँ पर ये कि जो राजतंत्र और संसद में जो प्रचलित पुराना भ्रष्टाचार था उसे पुराना भ्रष्टाचार कहा जाता था। यानी संसद के जो सदस्य थे उनमें और जो राजतंत्रात्मक जो लोग थे उनमें जो जिस तरह का भ्रष्टाचार प्रचलित था, सामंत वर्ग की अगर हम बात करें, जो बड़े कुलीन वर्ग थे उनमें जो भ्रष्टाचार प्रचलित था उसे पुराना भ्रष्टाचार कहा गया। तो इसके विरुद्ध लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया और इसके पीछे एक कारण ये था, जो कॉर्न लॉज थे, ये जो बड़े वर्ग थे जिसमें जमींदार वर्ग भी शामिल था, सामंत वर्ग था, जमींदार, सामंत वर्ग और कुलीन वर्ग, इन वर्गों ने क्या किया दोस्तों कि कॉर्न लॉज पारित, सरकार को प्रभावित करके इन्होंने कॉर्न लॉज पारित करवाया। इस कॉर्न लॉज के अनुसार क्या था कि जो बाहर से आयात होने वाले अनाज पर रोक लगा दी गई, जो अनाज बाहर से आयात होता था उस पर रोक लगा दी गई। तो लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि जब देश में अनाज की कमी है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो इस प्रकार के कानून आखिर सरकार क्यों बना रही है। तो सरकार ने इन कानूनों का, कॉर्न लॉज का भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया था। इसके अलावा शहरों और कारखानों में बढ़ती कामगार जनसंख्या आंदोलन को और अधिक तेजी आ गई, क्योंकि अब जो शहर में जो लोग आए, जो शहर में काम करने वाले लोग थे, कामगार लोग जो थे या श्रमिक लोग थे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि कारखानों की संख्या बढ़ी थी, शहरों की संख्या बढ़ी थी, तो शहरों में जो काम करने वाले लोग थे उनकी भी जनसंख्या बढ़ गई। इससे उनमें अत्यधिक उत्साह आया आंदोलन करने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए उनमें एक तरह से उत्साह उत्पन्न हो गया और वो हर स्तर पर अपनी मांग को प्रस्तुत करने लगे। तो शहरों में बढ़ने वाली जनसंख्या ने भी इन आंदोलनों को हवा दी। इसके अलावा इंग्लैंड में ब्रेड के लिए जो दंगे हुए, बहुत ही प्रसिद्ध ये घटनाएं हैं दोस्तों। विशेषकर 1795 से लेकर 1840 ईस्वी के बीच बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि ब्रेड के लिए लोगों ने दंगे किए, लोगों ने सार्वजनिक दुकानों पर अधिकार कर लिया और जो ब्रेड थी वहाँ पर उसको लूट लिया और उसे जो गरीब लोग थे उनमें सस्ते दामों पर उसे बेच दिया। एक तरह से सरकार के खिलाफ एक तरह का गुस्सा जो था इस स्तर पर पहुँच गया कि लोग सार्वजनिक दुकानों पर भी अधिकार करने लग गए। तो ब्रेड का जो आंदोलन था ये भी सरकार के लिए अपने आप में चुनौती था और लोगों के गुस्से का एक प्रतीक था। इसके अलावा बात करें जो चकबंदी की पद्धति थी दोस्तों, हमने जब बात की थी जब कृषि क्रांति की, तो आपको बताया था कृषि क्रांति के बारे में, हमने आपको बताया था कि किस प्रकार कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया था। तो कृषि क्रांति के दौरान क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जमींदार वर्ग जो था या जो सामंत लोग जो थे उन्होंने क्या किया,
जो छोटे छोटे खेत हुआ करते थे उनकी संपत्ति के आसपास, उन पर उन्होंने अधिकार कर लिया या फिर उनको खरीद लिया। इससे क्या बड़े बड़े फार्म हाउसेस बन गए, बड़े बड़े जो खेत बन गए और उनमें उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया था। लेकिन इसके दूसरा पहलू ये था कि इसकी वजह से जो वहाँ पर काम करने वाले कृषक थे या जो पशुपालक थे वो बेरोजगार हो गए, वो शहरों में आ गए थे। अब जो शहरों में आए तो उन्होंने शहरों में आकर अत्यधिक काम की मांग की, लेकिन क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल अत्यधिक होने लग गया था, एक मशीनीकरण भी एक कारण था दोस्तों, मशीनीकरण भी एक कारण है कि वहाँ पर आंदोलन हुए। तो मशीनों के अत्यधिक इस्तेमाल होने से जब वो वहाँ से बेरोजगार होकर आ गए चकबंदी की वजह से या फिर कृषि क्रांति की वजह से, तो वहाँ जब वो आए तो उन्हें शहरों में भी उस तरह का काम नहीं मिल पाया या नौकरियाँ या नहीं मिल पाई, इसकी वजह से वो बेरोजगार हो गए। तो इस वजह से उन्होंने आंदोलन तेज और कर दिया। तो ये चकबंदी की पद्धति और विरोध आंदोलन का इस तरह से हम संबंध आपस में बता सकते हैं। बुनकरों द्वारा न्यूनतम मजदूरी की मांग का आंदोलन चलाया। जब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई तो बुनकर जो थे वो, हमने देखा था कि कपास के क्षेत्र में जो उन्नति हुई थी, कपास की कताई और जो बुनाई जो थी, कताई और बुनाई में जिस तरह से मशीनीकरण हो गया था उसका, और उसमें जो नए नए आविष्कार हो रहे थे, नई नई मशीनों का निर्माण हो गया था, उसकी वजह से जो बुनकर हुआ करते थे गाँव में, जो धागे के बुनने का काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए, और वो जो बेरोजगार हो गए तो वो अपनी मांगों को उठाने लगे। इसके अलावा जो मशीनीकरण का विरोध आंदोलन हमने बता दिया आपको। इसके अलावा लुडिज्म नाम का एक आंदोलन और हुआ दोस्तों। ये लगभग 1811 से लेकर 1817 के ईस्वी के बीच एक व्यक्ति जिन्हें जनरल नेड लुड कहा जाता है, उनके नेतृत्व, एक करिश्माई व्यक्ति थे वो, उनके नेतृत्व में भी एक आंदोलन हुआ। अब ये जो आंदोलनकारी थे ना केवल अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखते थे, बल्कि उन्होंने दुकानों को लूटना, इस तरह के काम भी इन्होंने कर दिए। तो ये हर तरह की इनका जो आंदोलन था बड़ा व्यापक था, क्योंकि इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए परिस्थितियां सुधारने के लिए मांग की गई, नए कानून, मताधिकार की मांग इन्होंने की, बेरोजगारी भत्ते की बात इन्होंने की। तो इस तरह कई मांगे इन्होंने एक साथ उठाई लुडिज्म आंदोलन। तो लुडिज्म आंदोलन ने भी सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो कानून बनाए, सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो मजदूरों के लिए, कामगार जो वर्ग है उसके लिए कानून बनाए। इसके अलावा एक पीटरलू जो नरसंहार है उसकी बात भी हम कर सकते हैं। 1819 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, जो लोग थे वो अपना मताधिकार की मांग को लेकर, विशेषकर अपने राजनीतिक मांगों को लेकर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपनी राजनीतिक और संवैधानिक मांगों को लेकर इकट्ठे हुए पीटरलू नाम की जगह पर। संवैधानिक मांगों को लेकर, जैसे कि वोट का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का जो अधिकार है, इस तरह के अधिकारों को लेकर वो लोगों ने, पीटरलू नाम की जगह पर लोग आए, लेकिन सरकार ने प्रतिक्रिया स्वरूप उनका नरसंहार कर दिया, यहाँ पर उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई की। तो ये जो पीटरलू की घटना थी, इसने भी लोगों को काफ़ी आंदोलित किया कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। तो इस प्रकार इन सब घटनाओं ने एक तरह से सरकार को मजबूर किया कि वो नए कानून बनाए। अब सरकार को ये जितना विरोध आंदोलन चले हैं यहाँ पर, इनकी वजह से सरकार ने अंततः कुछ कानून बनाए, श्रम कानून बनाए जिसको हम कह सकते हैं, और इनमें मुख्य रूप से जो महिलाएं थे या जो बच्चे थे उनका ध्यान केंद्रित किया गया था इन कानूनों में। अब वो कौन कौन से कानूनी सुधार थे उनके बारे में देखें तो सबसे पहले हम बात करें 1819 का अधिनियम। 1819 में एक अधिनियम लेके आई सरकार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसमें एक तो 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने कहा कि 9 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे किसी तरह का, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा 9 से 16 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके कार्य घंटे भी निश्चित कर दिए गए। तो 2 बातें निश्चित की गई, एक तो आयु सीमा निश्चित कर दी गई बच्चों के लिए कि किस आयु तक के बच्चे काम नहीं करेंगे, और दूसरी बात है ये बता दिया गया कि जो कार्य घंटे थे, कितने कार्य घंटे उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, कितने घंटे तक उन्हें कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा 1833 ईस्वी का अधिनियम की बात करें, 1833 ईस्वी का भी अधिनियम आया। इसके बाद इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था की गई, क्योंकि अभी तक जो कानून बने थे लोगों की मांग थी कि आपने कानून तो बना दिए, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक हैं या जो कारखानों के मालिक हैं या वो लोग क्या करते हैं कि ये जो आपके कानून है इनका पालना नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या निरीक्षकों की मांग लगातार की जा रही थी, निरीक्षक बनाए जाए, फैक्ट्री निरीक्षक। तो सरकार ने 1833 के अधिनियम के द्वारा जो फैक्ट्री निरीक्षक थे उनकी भी व्यवस्था कर दी इसके अंदर। इसके अलावा उन्होंने 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को रेशम फैक्ट्रियों में ही कार्य करने के लिए कहा कि भाई 9 साल से अगर कोई कम का बच्चा है तो केवल वो रेशम फैक्ट्रियों में ही काम कर सकता है। इसके बाद 1842 ईस्वी का जो खान आयोग है उसकी बात अगर हम करें तो कारखानों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए एक आयोग बनाया गया। जब लोगों ने अत्यधिक मांगे की कि भाई आपने जो कानून बना दिए गए हैं और वो उतने पर्याप्त नहीं है
जिस तरह की कार्य परिस्थितियाँ कारखानों के अंदर हैं, फैक्ट्रियों में जिस तरह की कार्य परिस्थितियाँ हैं, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। तो सरकार ने 1842 ईस्वी में एक खान आयोग का गठन किया, खान आयोग बनाया, और जिसने कि कारखानों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने का शुरू किया। इस खान आयोग के बाद ही, जब खान आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1842 ईस्वी की, तो उसके बाद एक कानून लेके आई सरकार 1842 ईस्वी में, जिसे कोयला खान अधिनियम कहा जाता है। याद रखिए, जिसे कहा जाता है कोयला खान अधिनियम। इसमें मुख्य रूप सबसे मुख्य प्रावधान ये था कि जो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं, उनके लिए काम पर पाबंदी लगा दी गई। जो कोयला खाने थी उनमें पूरी तरह से 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों को वहां पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया कि वहां उनसे काम नहीं कराया जा सकता। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था ये 1842 का कोयला खान अधिनियम। इसके बाद 1847 ईस्वी का फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम आया। 1847 ईस्वी में फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम आया। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि स्त्रियों और बच्चों के लिए काम के घंटे निश्चित कर दिए गए इसमें भी। तो यहाँ पर 10 घंटे प्रतिदिन सरकार ने ये इस प्रावधान किया कि 10 घंटे से ज़्यादा किसी भी स्त्री या बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता किसी भी तरह की फैक्ट्री में। तो दोस्तों, इस तरह के ये जो अधिनियम आए, सरकार लेके आई। हालांकि कोशिश पहली बार ये हुआ कि इन जो विरोध आंदोलन हुए थे उनकी वजह से सरकार को मजबूरन कई कानून बनाने पड़े, लेकिन इन कानूनों में कई तरह की कमियां थी। क्योंकि जो फैक्ट्री निरीक्षक सरकार ने व्यवस्था की थी, वो फैक्ट्री निरीक्षक क्या थे, वो एक तो उनका वेतन बहुत कम हुआ करता था। उनका वेतन कम होने के कारण क्या था कि उनमें भ्रष्टाचार अत्यधिक फैल गया। क्योंकि जब वो फैक्ट्री निरीक्षक किसी फैक्ट्री या कारखाने में निरीक्षण के लिए जाते थे, तो वहाँ के जो मालिक थे उनसे मिलीभगत कर लेते थे। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार था, उसकी वजह से इन कानूनों में काफ़ी कमियां रह गई थी, जिनको बाद में जाके सुधारने का प्रयत्न किया गया। अब दोस्तों, हमारे इस पाठ के हम अंतिम बिंदु पर आ गए हैं, अंतिम भाग में हम पहुंच गए हैं, और वो भाग है कि औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। यानी अब हम ये देखते हैं कि क्या ये क्रांति जो थी, क्या औद्योगिक क्रांति को क्रांति कहना उचित है। इस विषय पर अब हम चर्चा करते हैं। इसमें काफ़ी तर्क वितर्क की बात कही गई है। दोस्तों, अभी तक इसको क्रांति का, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का अभी मानना है कि ये अपने आप में कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि जो औद्योगिक क्रांति है वो एक अपने आप में प्रक्रिया है, जो कि किसी समय विशेष पर शुरू नहीं हुई थी। जैसे औद्योगिक क्रांति का जो दशक माना जाता है 19वीं शताब्दी की, अगर हम 18वीं 19वीं शताब्दी के लिए कहा जाता है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इससे पहले ये जो है, इसके लिए आधार भूमि तैयार होना शुरू हो गई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि औद्योगिक क्रांति एक धीमी क्रिया का परिणाम थी, धीमी क्रिया थी, ये क्रिया है, ना कि कोई बिंदु है कि अचानक सब कुछ ठीक हो गया, अचानक बड़े परिवर्तन आ गए, ऐसा नहीं था। जो हमने आविष्कार पढ़े हैं उनकी वजह से ऐसा भी नहीं था कि तुरंत आविष्कार हो जाने की वजह से कुछ हुआ था। धीरे धीरे जो परिवर्तन थे वो आए थे। तो इसे क्रांति कहना उचित नहीं, क्योंकि जो परिवर्तन थे उनकी जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी धीमी थी। इसके अलावा इंग्लैंड में 9वीं शताब्दी में होने वाले जो परिवर्तन थे वो क्षेत्रीय थे। एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि जो इंग्लैंड में जो परिवर्तन हुए थे वो क्षेत्रीय थे। मतलब ये था कि वो परिवर्तन पूरी तरह से सब जगह नहीं फैले हुए थे। अगर हम देखें कि इंग्लैंड के विशेष से कुछ शहरों तक ही वो सीमित थे, गाँव में उन परिवर्तनों का उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था। इसीलिए भी इसको एक क्रांति कह देना, क्योंकि बड़ा व्यापक क्रांति के लिए आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर उसका असर होना चाहिए, जबकि यहाँ व्यापक स्तर पर इसका असर नहीं हुआ था। विशेषकर हम देखते हैं कि ये जो क्रांति है ये कहाँ तक सीमित रही, विशेषकर लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम आदि जो शहर थे वहीं तक ही क्रांति सीमित रही थी। इसके अलावा कपास तथा लौह उद्योग में होने वाली वृद्धि अनेक बाहरी कारणों से प्रभावित थी। अब इतिहासकार या विद्वान ये मत भी देते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि जो प्रथम चरण था ये औद्योगिक क्रांति का, जिसमें कि ब्रिटेन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, और उसमें जो प्रमुख परिवर्तन जिस क्षेत्र में आया था वो था कपास और लौह उद्योग में, यानी वस्त्र उद्योग में आया था, और लौह उद्योग में इसमें प्रमुख परिवर्तन आए थे, और इनमें काफ़ी क्रांतिकारी बढ़ोतरी, क्रांतिकारी विकास इनमें हुआ था। लेकिन लोगों का मानना है कि ये बाहरी कारणों से, ये केवल ऐसा नहीं कि केवल यूरोप के जो कारण थे या आंतरिक कारण ही जिम्मेदार थे इसके लिए, इसके अलावा कुछ बाहरी कारण भी जिम्मेदार थे। जो सरकार, जो ब्रिटेन के पास जो औपनिवेशिक शक्ति थी उसकी वजह से भी इन उद्योगों को काफ़ी विकास हुआ। कारण ये था कि जैसे कपास उद्योग की अगर हम बात करें तो कपास उद्योग जो था पूरी तरह से इसके लिए कच्चे माल का जो आयात था वो भी भारत जैसे देशों से किया जाता था, और इसका जो निर्यात माल था वो भी अपने जो उपनिवेश हुआ करते थे ब्रिटेन के, वहाँ पर वो भेजा करते थे। तो इस प्रकार आयात निर्यात की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से कपास उद्योग जो है या वस्त्र उद्योग जो है वो बाहरी कारणों पर अधिक निर्भर था, बजाय कि वो आंतरिक कारण या केवल यूरोप की परिस्थितियों ने ही इसके विकास में योगदान नहीं दिया। इसलिए इसे औद्योगिक क्रांति कहना ठीक नहीं है। इसके अलावा उपनिवेशों के कच्चे माल और आयात हमने बताया सतत औद्योगिकरण के बाद हुआ। ये जो औद्योगिकरण है, हम कह रहे हैं कि ये जो क्रांति आई थी, ये जो विकास हुआ था, ये एक सतत
प्रक्रिया थी अपने आप में। ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया के बाद ही इस तरह के आंदोलन, इस तरह की क्रांति हम देख सकते हैं, जो कि एक विशेष काल विशेष में नहीं हुई, एक समय विशेष में नहीं हुई है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया जो दौर गुजरा 1815 से लेकर 1820 ईस्वी तक था। उसके बाद अब क्रांति शब्द उद्योग तक ही सीमित नहीं था। दूसरी बात यह है कि क्या केवल ये औद्योगिक क्रांति थी, या फिर इस समय जो परिवर्तन हुए थे, इन शताब्दियों में जो परिवर्तन हुए थे, तो क्या वो केवल उद्योगों तक सीमित थे या केवल वो अर्थव्यवस्था तक सीमित थे? ऐसा नहीं था, वो बल्कि अन्य क्षेत्रों पर भी उनका प्रभाव पड़ता हुआ देखते हैं हम लोग। राजनीति के क्षेत्र में हम देखते हैं, समाज के जो अन्य वर्ग थे वो किस तरह से इससे प्रभावित हुए थे। तो हम देखते हैं कि इसीलिए इसे केवल औद्योगिक क्रांति कहना ही उचित नहीं है, इसके लिए कोई और शब्द गढ़ा जाना चाहिए। क्रांति तो है ही नहीं, और दूसरी बात है केवल औद्योगिक क्रांति ऐसा नहीं, क्योंकि समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, दूसरे जो भाग हैं, वो और भी अत्यधिक इससे प्रभावित हुए थे। अब हम ये देखें कि केवल इसको आप ये नहीं कह सकते केवल ये देश विशेष तक सीमित थी, केवल इंग्लैंड तक या फिर केवल यूरोप तक सीमित नहीं थी। कैसे 1815 की एक महान प्रदर्शनी थी ये, 1815 की एक महान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। यूरोप के अन्य देशों के औद्योगिक परिवर्तनों की भी यहाँ पर झलक दी गई। तो किस प्रकार बताया गया कि ये जो औद्योगिक क्रांति की लिमिट नहीं थी इसकी, और ये अभी भी जारी थी बाकी देशों के अंदर। तो एक इसको ये नहीं कहा जाता कि क्रांति क्या होती है, समय विशेष पर संपन्न होती है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के होने वाले परिवर्तन पूरी दुनिया में फैल रहे थे धीरे धीरे, और वो इस तरीके के थे जो हर देश में अलग अलग तरीके के थे। ये इस प्रदर्शनी ने दिखाया था हमें। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने ये देखा कि जो औद्योगिकरण के क्या प्रभाव पड़े थे, आखिर किस तरह के विरोध आंदोलन सरकार के विरुद्ध हुए, और उनके बाद सरकार को कौन कौन से कानून बनाने के लिए सरकार मजबूर हो गई थी। और अंत में हमने देखा कि ये जो आंदोलन, ये जो पूरी औद्योगिक क्रांति है, क्या इसे क्रांति कहना उचित है अथवा नहीं, इस विषय में आज हमने इस भाग में चर्चा की। दोस्तों, ये पूरा जो अध्याय है हमारा, ये आज समाप्त हो चुका है। हमें आगे के जो भाग है, हम इन दोनों आगे के जो भाग हैं उनमें हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।